उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि पाकिस्तानी डॉलर की खातिर अपनी माँ को भी बेच सकते हैं। ये तारीख में ब्लैक एंड वाइट में आपको भी पता है। ये एक बयान है ऐसा, सही है। नहीं सर, एक बयान पहले का है, मगर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रिपीट किया था इस बयान को, एक बार नहीं 3 बार। अच्छा, मेरे इशू ये है कि वो अब जो बड़ी पावर्स है ना दुनिया, इंडिया उनके लिए ठीक इंडिया को आज आप जी। देखिएगा, और आज इंडियन बड़े फख्र से ये बात कहते हैं कि जी हमारी ताकत है, इंडिया ने स्टैंड ले लिया। उसने कहा पूरा यूरोपियन को बहुत बूस्ट मिल सकता है। आप ये राजी हो जाएं कि आप इंडिया से और ईरान से अपने ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर कर लें। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि बस एक कैंप से दूसरे कैंप में जाना है, लेकिन दुनिया इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आप कुछ कर सकते हैं। आप इंडिया से ट्रेड रिलेशंस की बात तो कीजिए। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि पाकिस्तानी डॉलर्स के लिए अपनी मां को बेच सकते हैं, देश को बेच सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि फिर भारत से पाकिस्तान का क्या मुकाबला, जो आज विश्व के लिए एक आवश्यकता बन गया है, एक महाशक्ति बन गया है। इसी डोनाल्ड ट्रंप के बयान के इर्द गिर्द घूमती आज की परिचर्चा पाकिस्तानी मीडिया से, आइए सुनते हैं। बिकॉज उनको पता है कि हम आसानी से बिक जाते हैं, हम अपनी माँ को बेच देते हैं। और आपके भी नोटिस में होगा सर, अमेरिका ने एक बार पहले कहा था और डोनाल्ड ट्रंप के दौर में 2-3 बार उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि पाकिस्तानी डॉलर की खातिर अपनी माँ को भी बेच सकते हैं। ये तारीख में ब्लैक एंड वाइट में आपको भी पता है। ये एक बयान है ऐसा, सही है। नहीं सर, एक बयान पहले का है, मगर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रिपीट किया था इस बयान को, एक बार नहीं। इंडिया को आज आप देखिएगा, और आज इंडियन बड़े फख्र से ये बात कहते हैं कि जी हमारी ताकत है, इंडिया ने स्टैंड ले लिया। उसने कहा पूरा यूरोपियन यूनियन अगर तेल ले सकता तो मैं क्यों नहीं तेल ले सकता। तो इंडिया रशिया के साथ डील भी कर रहा है, वो अमेरिका के क्वाड का भी हिस्सा है, वो I2U2 का भी हिस्सा है, वहाँ पे तिजारत भी हो रही है। दे आर स्ट्रॉन्ग, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। मैं कहती हूँ कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे मुँह को खून लगाया था, ब्रिटिशर्स के बाद सऊदियों ने हमारे मुंह को खून लगाया था, और सऊदियों के साथ साथ वेस्ट ने हमारे मुंह को खून लगाया था। इंसान का खून पीना सिखाया था हमें, जिसमें हमें रिश्वत की आदत डाली थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के अकाउंट में रातों रात सऊदी अरब को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उनके अकाउंट में पैसे मुंतकिल कर। कि एक अजाब इंडिया की स्ट्रेटेजिक अहमियत भी है, लेकिन जो बंदा बैठा हुआ है, एक देखिए ना, अब वो मुसलमान मुल्कों के साथ, मुसलमान मुल्क भी चाहते हैं कि कई मुसलमान मुल्क के भारत के साथ दोस्ती करें, फिर मोदी वहां पे कुछ करता है मुसलमानों के साथ, उनकी जो अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इंडिया के साथ कर रहे थे। मोदी एक मुसीबत, वो कभी कतर बयान देता है, कभी OIC बयान देता है, अंदर से तो दोस्ती यारी है, चाहते भी हैं, देखिए ना I2U2, फिर वो आ जाता है दरमियान में। जैसे फलस्तीनियों का मसला नहीं हल होता, कश्मीर का मसला। इशू ये है कि वो अब जो बड़ी पावर्स है ना दुनिया, इंडिया उनके लिए ठीक नहीं, जो जरा थोड़े से प्रोग्रेसिव हिंदूज हैं, जो जरा वो सारे वो भी हैंडल नहीं, कोविड नहीं उसे निकल गया। अभी की बात पे कह रहा हूँ ना, अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वहां पे, आप देखें ना, वहां पर को बहुत बूस्ट मिल सकता है। आप ये राजी हो जाएं कि आप इंडिया से और ईरान से अपने ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर कर लें। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि बस एक कैंप से दूसरे कैंप में जाना है, लेकिन दुनिया इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आप कुछ कर सकते हैं। आप इंडिया से ट्रेड रिलेशंस की बात तो कीजिए। और दूसरी अहम पहलू यह है कि हमें इंडिया से, ईरान से, जो हमारे सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनसे हमें तिजारत को फरोग देने के लिए फौरी इकदाम करने चाहिए। अभी कल की बात है, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है कि 5 ऐसे ममालिक हैं जिनका बैंक करप्सी का रिस्क जो है बहुत उसमें ज्यादा है, और उन 5 ममालिक में जो है वो उसमें हमारा नंबर भी शामिल है। एल सल्वाडोर है, घाना है, इजिप्ट है, ट्यूनीसिया है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान चौथे नंबर पे है। और इसीलिए जो हमारा जो इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी मार्केट में इंडिकेटर्स हैं वो ये जाहिर कर रहे हैं कि पूरी मार्केट जो है इस बैंक करप्सी रिस्क को सीरियस समझ। फॉर्चुनेटली हम जिस कुएं में बैठे हैं, हम उसी कुएं में नाचते जा रहे हैं और वहीं ड्रामे दिखा रहे हैं, मगर दुनिया बाहर निकल के अपना पर्सपेक्टिव पैदा करती है। इंडिया को आज आप देखिएगा, और आज इंडियन बड़े फख्र से ये बात कहते हैं कि जी हमारी ताकत है, इंडिया ने स्टैंड ले लिया। उसने कहा पूरा यूरोपियन यूनियन अगर तेल ले सकता तो मैं क्यों नहीं तेल। ये याद होगा कि
बहुत सख्त वक्त आए हैं पाकिस्तानी फौज के ऊपर। ये 71 में जब हमने इतना अपने मुल्क का हिस्सा गंवाया, उसके बाद फिर तो हमने अपने मुल्क का दिफा किया जो कुछ था। उसके बाद फिर जब ये जनरल मुशर्रफ के ज़माने में आखिरी दिनों में उन्होंने जब जो कुछ किया उस पर बहुत कुछ हुआ। फिर दोबारा अवाम का एतबार आया फौज। तो आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर चीफ आए हैं उन पर अवाम का एतबार रहा है। पेश किया है। अच्छा, उस बजट में दिफाई बजट आपने कम कर दिया। ये खौफनाक तरीन बात है कि उनके साथ जो पहले आपने बजट असेंबली में पेश किया उसमें दिफाई बजट कुछ और था, लेकिन अब आखिरी जो इतलात हैं वो ये कि आपने कहा है कि जी हम अपने खराजात में दिफाई बजट भी कम कर रहे हैं। कई अरब जो है वो उसमें दिफाई बजट कम कर दिए मुल्क। इन चीज़ों को दुनिया बड़ी देखती है कि आजकल के दौर में ये अपना डेवलपमेंट बजट्स, अपना डिफेंस बजट्स अरबों के हिसाब से इन्होंने काट दिया, और ये हर चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही है, तो मामला कहाँ रुकेगा। तो उसके नतीजे में एक अजब सा एक मामला यहाँ पे इस्लामाबाद की फजा। असल में इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि कर्जे लेते जाओ, पार्टी करते जाओ, प्रॉपर्टीज बनाते जाओ और डू नथिंग, लेट द मासेस गो टू हेल। श्रीलंका के लोगों को ऊंची आवाज में बात करते हुए कभी नहीं सुनेंगे। बहुत पोलाइट है। हमारे यहाँ फौरन वायलेंस शुरू हो जाएगा इन बातों पे। सो बहुत खतरनाक है। मुझे अफसोस है बहुत। मेरा ख्याल है यूसुफ नज़र और हम दोनों जो है वो इंतहाई पेसिमिस्टिक बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातें कम से कम यूसुफ नज़र भी करते रहे, लेकिन मैं तो 2001 से कर रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर का मैं एमडी था। हम रिपोर्ट्स पब्लिश करते थे, वो रिपोर्ट्स आज भी वेबसाइट पे हैं सारी। 2001 से वार्निंग रिटन फॉर्म में बेस्ड ऑन डेटा एम्पिरिकल एनालिसिस हम कहते रहे हैं कि अगर ये डायरेक्शन रहा तो ये हाल होगा, और ये हाल हुआ। हमारे ये वार्निंग करने का नतीजा ये हुआ, उन्होंने कहा जी कैसर को हटा दो इस पोजीशन से, किसी ऐसे शख्स को ले आओ। पाकिस्तान जब भारत से 1947 में अलग हुआ तो उसके सामने यह विकल्प था कि वह गुटनिरपेक्ष रहे, लेकिन पाकिस्तान गुटनिरपेक्षता के बजाय अमेरिका के साथ जाना उचित समझा। लेकिन भारत अपने को तटस्थ बनाए रखा, गुटनिरपेक्ष बनाए रखा। अमेरिका के साथ जाने का पाकिस्तान का मकसद यह था कि अमेरिका उसे भरपूर आर्थिक मदद देगा, क्योंकि उस समय दुनिया में दो सुपर पावर थे। एक सुपर पावर का नेतृत्व यूएसएसआर या सोवियत संघ कर रहा था और दूसरे सुपर पावर का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। सोवियत संघ के साथ भारत चूंकि थोड़ा झुकाव था, सोवियत संघ मदद कर रहा था, लेकिन भारत मुख्यतः तटस्थ बने रहा। 1979 में एक घटना घटी जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में आ गया, और सोवियत संघ का अफगानिस्तान में आने का मकसद यह था कि जो चुनी हुई वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार थी वह सोवियत संघ समर्थक थी। उस कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ अफगानिस्तान में विद्रोह हुआ, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए सोवियत संघ ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेज दी। अब अमेरिका को मौका मिला कि अफगानिस्तान में ही सोवियत संघ को फंसाया जाए, क्योंकि अमेरिका 1971 में जो भारत को सोवियत संघ मदद दिया था और पाकिस्तान को टुकड़े करके बांग्लादेश भारत ने बनवा दिया था, तब से अमेरिका सोवियत संघ से खार खाए बैठा था और पाकिस्तान का भी हिस्सा टूटा था। इसलिए पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ आ गया और अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर जिहादियों की फौज इकट्ठा की। और ये जिहादी कोई और नहीं थे, मुस्लिम देश के गरीब बच्चे थे जिन्हें अमेरिका पैसा दिया, पाकिस्तान ने अपने मदरसों में ट्रेनिंग दिया, फिर अमेरिका ने हथियार दिया और फिर इसके साथ उन्हें अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए भेज दिया गया। अब वही जिहादियों की फैक्ट्री आज भी पाकिस्तान में चालू है और वे पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गए हैं। और उन जिहादियों के चलते अब दूसरा देश पाकिस्तान में पैसा नहीं लगा रहा है, क्योंकि उस जिहादियों के चलते, आतंकों के चलते पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में है, और जो देश FATF ग्रे लिस्ट पे होता है उस देश में कोई दूसरा देश पैसा नहीं लगाता है। और दूसरी घटना यह घटी कि अमेरिका और पाकिस्तान का हनीमून ख़त्म हो गया, क्योंकि अमेरिका का जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ज़रूरत थी उसकी ज़रूरत नहीं रही, अमेरिका वापस चला गया, तो जो पैसा अमेरिका से आ रहा था वो भी बंद हो गया। इसी बीच जो हनीमून चला अमेरिका और पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने अपने यहाँ कल कारखाने उद्योग को विकसित करना भूल गया।
उसे तो दूसरों के पैसे पर मौज करने की आदत पड़ गई, लेकिन जब पैसा बंद हो गया तो पीछे देखा तो कंगाली या मुंह बाय खड़ी है, अव्यवस्था मुंह बाय खड़ी है। और आज पाकिस्तान की यही हालत है कि कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ भारत गुटनिरपेक्ष बन के आगे चलता रहा, अपने कल कारखानों को विकसित किया और आज भारत एक महाशक्ति बन गया है। हालांकि भारत को 1962 में चीन से और पाकिस्तान से भी 4 जंग लड़के झटके मिले, लेकिन इन सब के बावजूद भारत प्रगति के मार्ग पर चल रहा है और आज विश्व में एक ताकत है जिस पर हमें गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।